अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज की जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 2008 में मैंने रोही टीवी पे एक शो शुरू किया था जिसका नाम था राज, घोस्ट हंटिंग का एक शो। ऐसी बहुत सारी जगहों पे जाके इन्वेस्टिगेशन करना जहाँ पे जिन्नात की मौजूदगी का लोगों को पता होता था, तो वहाँ पे जाके मैं इन्वेस्टिगेशन करता था। बहुत सारे लोग इस राज प्रोग्राम से वाकिफ़ हैं, आप लोग जो स्टोरी सुनते हैं, कुछ लोग नए होंगे। तो मुख्तलिफ जंगलों में, वीरानों में, खंडरात में और दूर दराज हम ट्रैवल करते थे। एक एक दिन बाकायदा हमें सफ़र करते हुए लग जाता था इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए, और हम जाते थे, प्रोग्राम करके आते थे। वहीं पे जहां मैं राज प्रोग्राम कर रहा था तो उसके साथ मैं 2 से 3 और प्रोग्राम भी करता था। एक प्रोग्राम का नाम था चस्का, जिसमें मैं लोगों के साथ चिट चैट करता था, फ़न करता था। घरों में फ़ीमेल्स के साथ जाके खाने बनाना, उनको किचन में वो खड़ी होती थी, वो खाना बना रही होती, मैं उनके साथ गपशप करता रहता था, खाना बनाते थे। रोड पे भी जाके लोग जो खाने बना रहे होते थे उनसे गपशप करनी, मुख्तलिफ ऐसी जगहों पे मैं पहुंचता था। और रात को एक मैं शो करता था लाइव 2 घंटे का, उसका नाम था म्यूज़िक बेस्ड प्रोग्राम था, रोही रंग। उसमें म्यूज़िक के हवाले से सिंगर्स आते थे लाइव बैठ के, वहीं स्टूडियो में मैं उनके साथ बातें भी करता था, उनसे गाने भी सुनता था। रोही रंग तो बहुत मुख्तलिफ कॉल्स का सिलसिला उसमें होता था, लाइव कॉल्स आती थी और मैं लाइव कॉल्स भी लेता था। तो एक दिन प्रोग्राम ख़त्म हुआ और प्रोग्राम्स के बाद भी मुसलसल कॉल्स आ रही होती थी, तो मेरे लड़के का मुझे नाम याद नहीं है, उसका चेहरा भी मेरे याद में, उसने मुझे अंदर से आवाज़ दी कि सर आपके लिए कॉल है। और मैंने कहा यार इस वक्त मैं थका हुआ हूँ, 2 घंटे का शो करके बंदा थक जाता था कि अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं, सिंगर्स को खाना खिलाना होता था और बहुत कुछ करना होता था। उसने कहा सर आपके इलाके से है, आपका कोई रिश्तेदार बोल रहा है। अच्छा, अब रिश्तेदार वाली बात पे भाई डरना पड़ता है, पाकिस्तान में हो तो सब जानते हैं कि रिश्तेदार की कॉल ना उठाई तो क़यामत आ जाएगी। तो मैं मजबूरन स्टूडियो से निकल गया, एमसीआर में गया, मास्टर कंट्रोल रूम बोलते हैं एमसीआर। तो मास्टर कंट्रोल रूम में गया, मैंने कहा जी बात कराओ। तो आगे से एक साहब की आवाज़ है, अस्सलाम वालेकुम सराइकी में। मैंने कहा जी वालेकुम अस्सलाम, मज़हर सही क्या हाल है? मैं कहा जी मैं बिल्कुल ठीक, मैं उनसे सराइकी में बात कर रहा था, तो क्या हाल है? सुना मैं बिल्कुल ठीक हाँ, अल्लाह का शुक्र है, तुसा खैरियत नाल हो? मैं कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत नाल हाँ, हुक्म करो, मैं खादिम तुहाडा, मैं क्या भिरा वास्ते कम कर सकता? नहीं, मैंने उनसे कहा हुक्म कीजिए, मैं अपने भाई के क्या काम आ सकता हूँ। तो मुझे उसने, मैं नाम यहाँ पे एक फ़र्ज़ी कर देता हूँ, अच्छा नहीं है यहाँ पे उनका नाम बताना। तो उनका नाम करीब नाम बनेगा अजमल उनका मैं नाम फर्जी रख लेता हूँ। उन्होंने कहा जी मैं अजमल बोल रहा हूँ, मुझे पहचाना है आपने? मैंने कहा जी नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना, तारुफ कराइए। अजमल ने कि दूर के, मतलब मेरे कोई करीबी रिश्तेदारों के नाम लिए, उसको जानते हैं उसको जानते हैं। मैंने कहा जी मेरे करीब के वो सारे रिश्ते हैं, वो मेरे चाचू हैं, वो मेरे ये हैं, वो मेरे ये हैं, मेरा उनके साथ बड़ा ताल्लुक़ है। मैं कहा ठीक है जी, ओके हो गया, तो आपसे एक काम है। मैं कहा जी मैंने तो पहले कहा था, तारुफ की ज़रूरत भी नहीं थी, आपने इलाके का नाम लिया तो मेरा इलाका है, जब इलाके की बात आ जाती है तो बंदा वैसे ही सर झुका लेता है। जी हुक्म करें, मैं क्या काम कर सकता हूँ? उनने कहा जी बात ये है कि मेरे, बहुत सारे लोगों को शायद याद भी आ जाएगी ये कॉल, बहुत सारे लोगों को ये याद होगी, मैं इसका पहले भी कई दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ। उसने कहा जी मेरा एक घर है किराने दे टाइम का, यानी हिंदुओं के दौर का एक घर है, सराइकी में वो मुझे कह रहा है किराने के दौर का एक घर है, ऊंदे मेरा भिरा खजाना लुक्या पे, यानी हिंदुओं के दौर का एक मेरा कच्चा घर है और मुझे पता है मेरे घर के अंदर ख़जाना दफन है। मैं कहा जी बहुत अच्छी बात है, अगर आपके घर में ख़जाना दफन है, और वो पाकिस्तान बनने से पहले के भी बहुत सारे घर थे, जब पाकिस्तान नहीं बना था, इंडिया मतलब एक ही हिंदुस्तान था, तो बहुत सारे हिंदू वहाँ पे भी रहते थे। और वक्त के साथ साथ पाकिस्तान जैसे ही बना, माइग्रेट कर गए, हिंदू वहाँ चले गए, मुसलमान यहाँ आ गए।
मैंने तो एक दफ़ा बात भी कर दी थी, इस तरह की नॉर्मल सी बात की थी कि ये तो बॉर्डर होने ही नहीं चाहिए यार, ऐसे तोड़ दिया तो मुझे तो बाकायदा धमकी आ गई थी। और आपको पता है धमकी कौन देते हैं पाकिस्तान में, उन्होंने धमकियाँ दे दी थी कि आइंदा अगर पहली दफ़ा तुम्हें माफ़ करें, आइंदा ये बात की तो मैं डर गया था। मैंने कहा ठीक है जी, मैं नहीं करूँगा। मैंने तो एक इस सेंस में बात की थी कि यार हमारी देखें, नहीं चलें इस टॉपिक को छोड़ दें। बहरहाल मैं कहानी की तरफ आता हूँ। तो उन्होंने कहा जी वो हिंदुओं के दौर का घर है और उस घर में सोना दफन है, आपकी मदद चाहिए। मैं कहा जी मैं कैसे भाई की मदद कर सकता हूँ। उसने कहा जी आप वो जिनात वाला प्रोग्राम करते हैं। मैं कहा जी बिल्कुल करता हूँ। तो उसने कहा जी मुझे पता है आपके पास इल्म है। मैंने कहा जी इल्म तो मेरे पास नहीं है, मैं तो एक मतलब प्रोग्राम करता हूँ और जाता हूँ और कर क्या। तो उसने कहा आपके हाथ में एक मीटर भी होता है जो टाँ 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 करता है। मैंने कहा जी मीटर भी होता है मेरे हाथ में, बिल्कुल कह रहे हैं आप, सही है। उसने कहा जी मुझे पता है, मुझे कहीं से पता लगा है कि मज़हर मलिक ये काम कर सकता है। अच्छा, तो उन्होंने कहा जी जब आप इस दफ़ा अपने शहर आएंगे तो मैं स्पेशली आपके घर आपको लेने के लिए आऊँगा, आपने ये ख़जाना ढूंढ के देना है। मुस्कुरा दिया मैंने कहा यार बात ये है भाई, मैं ख़जाना नहीं ढूंढ सकता। जो मेरे पास मीटर है ना वो जिनात का बताता है कि यहाँ पे जिनात है, वो ख़जाने का नहीं बताता। अगर ख़जाने का बताता तो सारी दुनिया वो मीटर लेके ख़जाने का। उन्होंने कहा हमें पता है ख़जाने का मीटर होता है। मैं कहा हैं जी वो कैसे पता है। उन्होंने कहा जी आप आएंगे आपको बताएंगे, हमें पता है मीटर होता है। अच्छा जी, मैंने कहा उस वक्त मुझे जल्दी थी, अब मैं वो लंबी बात करने के मूड में था। मैंने कहा आप एक काम कीजिए, आप मुझे ना उस टाइम पे कॉल कीजिए कि जिस टाइम मैं फ्री हूँगा। उन्होंने कहा जी ठीक है, आप नंबर दीजिए अपना। मजबूरन मुझे उनको अपना, क्योंकि रेफरेंस ऐसा था, मजबूरन उनको मुझे अपना पर्सनल नंबर, मोबाइल नंबर देना पड़ा कि जी ठीक है आप फ्री टाइम में मुझसे बात कीजिएगा और मैं आपकी बात को सुनूंगा। दिन गुजर गए, फिर कुछ दिनों के बाद उनकी कॉल आ गई। सलाम वालेकुम सलाम, हाँ जी आपसे बात हुई थी, वो सारा कुछ। मैंने कहा यार अभी तो मैं घर आया नहीं हूँ, मैंने जब उधर आना है तो मैं इंशाल्लाह आपकी बात सुनूंगा और आके देखूंगा, अगर होगा तो मैं आपको बता दूंगा, नहीं होगा तो मैं आपको कह दूंगा यार यहाँ पे नहीं है, और तो मैं क्या कह सकता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, हमारी आमिल से बात हुई है, कई आमिल आए हैं, वो देख के गए, वो कहते हैं यहाँ पे जिनात का वो कब्ज़ा है, इस घर के अंदर बाकायदा ख़जाना दफन है। मैंने कहा यार देखो मैंने आपको पहले कहा है, मैं तल्ख भी नहीं हो सकता था कि उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड इनकार कर दूं तो कहेंगे जी इसने इनकार कर दिया, मेरे रिश्तेदारों तक पहुंच जाते, देखो जी एक बंदा वो गया है टीवी पे है और उसने ये कर दिया वो कर दिया। ये बड़े मसले होते हैं पाकिस्तान में। वो कहते हैं ना यूरोप अमेरिका में लोग शादियाँ मनाते हैं और पाकिस्तान इंडिया में लोग रूठी हुई फूफो को मनाते पागल हो जाते हैं, और मुश्किल से फूफो मान जाती है और शादी पे आती है तो नया कट्टा खुल जाता है, कोई नया नाराज़ हो जाता है। तो मैंने उनको थोड़ा बहुत बात की और फिर मैं अपने काम में बिज़ी हो गया, और फिर कुछ अरसे बाद उनकी मेरी फ़ोन पे बात हुई और मैंने उस दफ़ा फ़ैसला कर लिया कि इस तरह जान नहीं छोड़ेंगे, इनको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। मैंने कहा देखो भाई बात सुनो, ख़जाने के भी कुछ असूल होते हैं, कायदे होते हैं, इस तरह ख़जाना नहीं मिलता होता। आप जिस तरह सोच रहे हो एक पुराना घर है तो उसके अंदर ख़जाना दफन है, ठीक है पुराना घर है मैं मान लेता हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं पुराने घर के अंदर ख़जाना दफन हो। उसने कहा नहीं हमने पढ़ाई की है। मैंने कहा कराई होगी तो फिर जो पढ़ाई करने वाला उसको कहो निकाल भी दे, जो पढ़ाई करके चेक कर सकता है कि इस घर के अंदर ख़जाना है तो वो निकाल भी सकता है, उसको कहो निकाल दे। उन्होंने कहा नहीं उनका इल्म इतना नहीं है। तो मैंने कहा आपको ये किसने कह दिया मेरा इल्म इतना है। उन्होंने कहा जी हमें पता है आपका कज़न है फ़लाँ फ़लाँ। मैंने कहा अच्छा फिर। उन्होंने कहा जी वो जानता है आपको। मैं कहा जी फिर। उन्होंने कहा वो जानता है कि आप अमल भी करते रहे हो, क्या बचपन में भी ये नहीं करते रहे हो। और मैंने कहा अल्लाह के बंदे बचपन में ये कुछ किया तो इसका मतलब ये थोड़ा मैं आमिल बन गया हूँ, मैं पहुंची हुई हस्ती बन गया हूँ या मैं कुछ कर सकता हूँ। उसने अगर तुम्हें कह दिया तुम उसकी बात पे चल पड़े हो। मैंने उस दफ़ा बहुत कायल करने की कोशिश की, उनको बहुत समझाया, लेकिन वो मेरी बात पे कायल ना हुए। यहाँ तक उन्होंने एंड पे कह दिया आप नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, वो एक और बात है, बाकी आप कर सकते हैं। मैंने कहा यार मैं नहीं कर सकता, मान लो मेरी बात को। बार वो बजीद रहे, फ़ोन बंद हो गया। कुछ दिनों के बाद उन्होंने फ़ोन आखिर करवा ही दिया। एक ऐसी जगह से फ़ोन आया कि मैं खुश हो गया, मेरे करीबी फ़ोन था, आते रहते थे, सलाम वालेकुम गपशप की। उन्होंने कहा यार वो एक तुम्हें काम कहना था। मैं कहा जी हुक्म करें, आपका तो काम सारा आंखों पे। मैं उस रिश्ते का नाम ही लूँगा, मेरा बहुत करीबी रिश्ता। वो यार वो बंदे को जानते हो अजमल को। मैंने कहा जी अजमल कौन जी। उन्होंने कहा वो फ़लाँ वो शहर के साथ ही थोड़ा सा आगे वो जो शहर है वहाँ रहता है। मैं कहा पूरी बात बताएं आगे। उन्होंने कहा यार जिसके ख़जाने का मसला है। मैंने कहा हाँ जी मैं जानता हूँ।
उनसे मेरी बात हो चुकी। उन्होंने कहा यार उसका मसला हल कर दो। मैंने कहा जी अब मैं फंस गया, इनको कहता हूँ तो ये भी नाराज़ होंगे। मैंने कहा जी मैं अच्छा ऐसे करता हूँ, जब मैं आऊँगा ना तो फिर मैं इनका मसला हल करता हूँ। कुछ अरसे के बाद मेरा जाना हुआ वहीं अपने शहर, और उनको पहले से पता लग गया, पता नहीं उन्होंने कैसी जासूस छोड़े हुए थे कि मैं आ गया हूँ, फ़ौरन वो मिलने के लिए आ गए। मेरा दूसरा दिन ही था। उन्होंने कहा जी कल आप थके हुए थे, मैं मिला हूँ आपके कज़न से। उन्होंने कहा जी वो थके हुए हैं, सोए हुए हैं, तो आज नहीं मिल सकते, तो मैं आज आपके पास हाजिर हो गया हूँ। मैं कहा जी ठीक है, हूँ दसो की करना है, चलें जब आप प्रोग्राम बनाए मेरे साथ, और चल के बस ख़जाना देखें और ख़जाना निकालते हैं। मैंने कहा यार ये ट्रिप तो है मेरा बहुत शॉर्ट, मैं बहुत छोटे टाइम के लिए आया हूँ, इस ख़जाने के लिए कम से कम हफ्ता तो चाहिए ना, 3-4 दिन तो बैठ के पढ़ना पड़ता है, इतना तो आपको पता है। उन्होंने कहा हाँ जी पढ़ना पड़ता है, मुझे पता है। तो मैंने कहा 3-4 दिन मुझे पढ़ना होगा, अभी तो मैंने वापस जाना है, मेरे तो ट्रिप ही टोटल 3 दिन का है, उसके बाद फौरी मैंने वापस जाना, उधर काम शुरू किया, अधूरा छोड़ के नहीं जा सकता, नौकरी भी तुम्हें पता है टीवी की है, सख्त है, इसमें छुट्टी नहीं होती, तो अगले चक्कर तक मुझे माफ़ी दे दो। मगर उसको मैंने कायल किया, अगले चक्कर तक वो मान गया। फिर ज़िंदगी इस तरह मसरूफ़ हुई कि मैं गया और उससे मुलाकात नहीं हो सकी। मुझे पता लगा वो फिर पूछने आया, मैंने कज़नों को कह दिया यार उसको टाल देना, उसको कहना नहीं है वो। मुख्तसर करता हूँ, मेरे बहुत पीछे पड़ा रहा, यहाँ तक कि उसने ख़वातीन को इन्वॉल्व कर लिया, मेरी फैमिली तक पहुँच गया। उनकी कोई ख़वातीन, मेरे करीबी कुछ घर वाले रिश्ते थे ख़वातीन के, उन तक पहुँच गई, उनसे कहा, घर वालों से सिफारिश करवा दी, और डायरेक्ट उन ख़वातीन ने मुझसे बात की कि देखो अब आप बड़े हो गए हो, आप छोटे थे, यूँ था वहाँ था, अब आप ये करोगे हमारे साथ। मैंने कहा जी मैं क्या कर रहा हूँ। उन्होंने कहा जी आप ख़जाना नहीं ढूंढ के दे रहे हो, इस तरह करते हैं लोग, तो तभी मैं आपको आज खुल के बता रहा हूँ। खैर उन्होंने भी कहा मैं फंस गया, घर वाले कहते हैं तो कर दो ना आप उनका काम। मैंने कहा यार ख़जाना मैं कहाँ से ढूंढ के दे दूँ। बहरहाल हुआ ये कि ये इस तरह चलती रही। उनकी ख़वातीन को मैंने एक दफ़ा 1-1.5 घंटे की भी मैंने कॉल ली, मैं इतनी लंबी कॉल नहीं लेता, 1.5 घंटे की उनको समझाने के लिए कॉल ली, हर बात समझाई कि देखें आमिल ये कर सकते हैं तो निकाल क्यों नहीं सकते, यूँ है यहाँ है यहाँ है, करते करते 1.5 घंटे भी मैंने गुस्से में कॉल बंद की। अगले दिन फिर उनकी ख़वातीन की कॉल आ गई। मैंने कहा यार वो मर्द था, चलो उसको तो मैं हैंडल कर लेता था, अब औरतों को मैं कैसे हैंडल करूँ। अब कॉल ना करता तो वो घर आ जाती। ज़िंदगी मुख्तसर करता हूँ, मेरे वो पीछे पड़े रहे और मैं ऐसा मसरूफ़ रहा कि टाइम ना दे सका। मैंने घर वालों को भी सख्ती से कह दिया कि मेरे पास इस काम की सिफारिश ना लेके आएं, ये मेरे बस में नहीं होता नहीं है। और दूसरा मैं जा सकता हूँ, हाँ ठीक है ये मैं जा सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं चेक कर सकता हूँ, लेकिन मसला ये मेरे पास, घर वालों को मैंने क्लियर कहा कि मैं कर सकता हूँ चेक जाके, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। मैं गया बैठा पढ़ा इतना आसान नहीं है, उसके लिए मेरे पास मेंटली तौर पे मैं फ्री हूँ, रिलैक्स हूँ, मैं बैठ के करूँ, और जितना मैं टेंशन में हूँ, जितना मुझे काम है, मैं नहीं कर सकता। घर वालों ने भी खैर उनको कवर किया। ज़िंदगी का एक बहुत लंबा अरसा गुजर गया, 2-3 साल, 2 साल या 2.5 साल गुजर गए, या शायद 3 साल, ये मुझे सही से याद नहीं है। मुझे घर वालों का फ़ोन आया कि हेल्प चाहिए। मेरे घर वाले मुझे फ़ोन कर रहे थे। मैंने कहा बताएं क्या मसला है। उन्होंने कहा फ़ौरन उनको कॉल करो। मैं कहा क्या हो गया है। वही केस है जो ख़जाने वाला, कहते नहीं अब मसला कुछ और हो गया, अब उनको कॉल करो। नहीं 3 साल से ज़्यादा की बात है, सॉरी मैं भूल गया हूँ। 3 साल एक और काम था, मुझे याद आ गया घर वालों का। ये लंबी बात है क्योंकि मुझे याद पड़ता है रोही मैं छोड़ चुका था, उसके बाद ये मेरा सारा मेरे सामने आया था, या बहुत लंबी बात है। वो इनका एक बच्ची का मामला था, वो मैंने हल किया था, 3-3.5 साल हुआ था। ये वाला हुआ ये था कि रोही मैंने छोड़ दिया उसके बाद फिर मैं दुबई में एक प्रोजेक्ट करने के लिए गया। मेरे पास कुछ टाइम था, मैं फ्री था। दुबई में मैं रहा तकरीबन 1 महीना। वहाँ एक मेरा प्रोजेक्ट था रिकॉर्डिंग का, वो मैंने सारा प्रोजेक्ट किया। वापस मैं अपने शहर राजनपुर चला गया, तो वहाँ मुझे पता लगा कि यार आपकी हेल्प की ज़रूरत है। मैंने कहा क्या। उन्होंने कहा फ़लाँ बंदे को आप जानते हो। मैंने कहा हाँ यार मैं जानता हूँ, कि खैर है। उन्होंने कहा यार उसका इलाज करना है। मैं कहा किसका। उन्होंने कहा अजमल का। मैंने कहा वो कौन है। उन्होंने कहा यार अजमल जो फ़लाँ तुम्हें रब्ता भी करता रहा था। मैं कहा हाँ वो जिसके घर में ये था वो था। कहते हैं हाँ उसका इलाज करना है। मैं कहा क्या हुआ है उसको। कहते हैं यार वो पागल हो गया। मैं कहा पागल हो गया। कहते हैं हाँ उसके ऊपर जिन्नात का साया है। वो कैसे। मैंने कहा कहते हैं यार बस तुम टाइम निकालो, जाना है उनके पास। तो मैंने कहा यार जिन्नात का साया है और क्या वहम है या जेन्युइन साया है। उन्होंने कहा जेन्युइन साया है, कई जगहों पे दिखा चुके हैं, कई जगहों को वे चेक करवा चुके हैं, लेकिन उनका कहना यही है कि जिन्नात का जेन्युइन साया है। चलो मैंने कहा यार कल चलते हैं।
हम लोग बाइक पे बैठे और 2 बंदे थे, हम रवाना हुए, उनके इलाके पहुंच के उन तक इतला पहुंची जी मज़हर मलिक आया है। बड़ी रिस्पेक्ट दी उन्होंने, बहुत रिस्पेक्ट दी, मिठाई शिठाई मंगवा ली अपने इलाके की, खाना पीना। मैंने कहा यार काम बताएं। उन्होंने कहा जी वो सामने कमरा है अजमल वहाँ पे है। मैंने कहा जी मुझे दिखाएं। उन्होंने कमरा खोला और मैंने देखा तो अजमल अंदर कमरे में था और वो पागल हो चुका था और उसके साथ जिन्नात का मसला था। कमरे में अंदर दाखिल होते ही मैं एकदम रुक गया और मैं बाहर निकला। मैंने कहा यार तो भारी है। कहते हैं हाँ जी ये भारी हो चुका है। क्योंकि कमरे के अंदर जब मैं दाखिल हुआ तो मुझे दाखिल होते ही महसूस हो गया कि कमरा इतना ज़्यादा भारी है कि इसके अंदर खड़ा रहना बहुत मुश्किल है। और अजमल लेटा हुआ था। मैं खैर कुछ देर अंदर खड़ा हुआ, बाहर आ गया। मैंने कहा जी हालत क्या है? उन्होंने कहा जी बातें करता है किसी से और एक लंबी स्टोरी है। मैंने कहा जी मुझे सुनाए, मैं इसी काम के लिए आया हूँ, मैं हेल्प करने के लिए आया हूँ, मैं पूरी हेल्प करूँगा, मुझे कहानी सुनाए। उन्होंने बताया कि जी आपसे रब्ता करते रहे, आपने बहुत समझाया, आपने बहुत कायल किया, ये किया वो किया और नहीं माने। अजमल भी यही था, हम भी था कि ख़जाना है, ये है वो है। आपसे पहले कई आमिल आते थे, आमिल को हम दिखाते थे, वो वहाँ पे पढ़ते थे, देखते थे, वो कहते थे यहाँ जी देग है, सोने की देग है, देग भरी हुई है, उसके अंदर सोना है, अमानतन रखवाई गई है, ऐसे कोई नहीं निकाल सकता। कोई पहुँची हुई हस्ती, कोई बहुत ज़्यादा पहुँचा हुआ होगा, वो निकाल सकता है। वक्त गुजरा और आमिल आया और आया, आपसे भी रब्ता किया। एक कहते हैं जी आमिल आ गया, उसने कहा जी ख़जाना मैं निकाल सकता हूँ। हमने कहा जी बस हमें भी यही इंतज़ार था कि अगर आप ख़जाना, कराची से आया हुआ था वो बंदा, अगर आप निकाल सकते हैं तो हम तो हाजिर हैं। उसने कहा जी लेकिन एक शर्त होगी, ख़जाना आधा आधा होगा, आधा आपका होगा, आधा मेरा होगा। अगर ये मंजूर है तो मैं निकालता हूँ, वरना नहीं। तो हमने कहा जी ये तो बहुत ज़्यादा है, ख़जाना हमारा है, घर में हमारे, आप सिर्फ पढ़ाई करके निकालोगे, आधा तो नहीं। उन्होंने कहा जी ठीक है, फिर किसी और से करा ले, मैं जा रहा हूँ। हमने कहा रुकें जी, बात सुने। ठीक है जी हमें मंजूर है, आप ख़जाना निकालें। उस पीर साहब ने, पीर क्या मतलब कर रहे हैं, उसने दाढ़ी शाड़ी रखी थी, यंग बंदा था। उसने अपनी स्टोरियां सुनाई कि मैं कई ख़जाने निकाल चुका हूं, मैं निकालता हूं और फिर मैं अपना हिस्सा रख के आगे मुझे जो हिस्सा मिलता है ख़जाने में से, उसमें से थोड़ा हिस्सा मैं अपने लिए रख के आगे अल्लाह की मखलूक में बांट देता हूं। फिर मैं ख़जाना ढूंढने निकलता हूं, नया ख़जाना मिलता है, उसमें से अपना हिस्सा लेता हूँ, अपना हिस्सा रख के बाकी फिर मैं बांट देता हूँ। मेरा तो काम यही है। जिन्नात मुझसे कांपते हैं, डरते हैं, लेकिन जिन्नात के कुछ असूल हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है, वो मैं भी फॉलो करूँगा, आप लोग भी फॉलो करेंगे। ये कह लें, एक बात मेरी सुन लें, जैसा मैं आपसे कहता जाऊँ वैसा आप लोगों ने करते जाना है। अजमल साहब कहते हैं जी बिल्कुल ठीक है। अब ये मुझे कहानी सुना रहे हैं, मैं उनके घर बैठा हूँ चारपाई पे, ख़वातीन मतलब पर्दा सिस्टम होता है वहाँ पे, लेकिन वो रिश्तेदारों का उन्होंने करके उन्होंने मुझसे पर्दा नहीं किया, सामने बैठे हुए हैं और मुझे कहानी सुनाई जा रही। ये सच्ची कहानी है। पीर साहब ने कहा जी मुझे तैयारी करनी होगी, अभी तो मैं जा रहा हूँ, कुछ दिनों के बाद वापस आऊँगा, मैं साजो सामान के साथ आऊँगा, पढ़ने का सारा सामान लाऊँगा, जो जो तुम्हें कहता जाऊँ तुमने फौरी उस पर अमल करना है, देर नहीं करनी। क्योंकि ये जो देग होती है नीचे चलती रहती है, मैं इसको पकड़ के एक जगह पे रख दूंगा, जब कहाँ पे है हिलने नहीं दूंगा, लेकिन उसके बाद जो तुम्हें कहूँ तुमने फौरी करना है वरना निकल जाएगी। उन्होंने कहा जी ठीक है। पीर साहब चले गए और कुछ टाइम के बाद वापस आए। उन्होंने कहा जी उस जगह पे पहुंचे, वो घर जो था एक तो बहुत पुराना था, मैंने भी उस घर को विजिट किया था। उसकी दरो दीवार कच्ची सी थी, बहुत पुरानी सी थी, और वहाँ पे कोई हिंदू ही रहते थे। और पाकिस्तान जब बना तो वो वहाँ से चले गए थे, तो ये घर इनके पास आया था और तब से वो इस घर के अंदर रहते थे। और उनके आबाओ अजदाद का कहना यह था, इनके आबाओ अजदाद माइग्रेट करके नहीं आए थे, इनके आबाओ अजदाद यहीं पे ही रहते थे। जब हिंदू वहाँ से चले गए थे तो ये घर खाली हो गए थे, तो इनके आबाओ अजदाद ने उस घर पे कब्ज़ा ही करना होता था। उस वक्त जब इंडिया में जो मुसलमान घर छोड़ के आए थे, वहाँ पे मौजूद लोगों ने कब्ज़ा कर लिया था, जो यहाँ पे छोड़ के गए थे यहाँ के लोगों ने कब्ज़ा कर लिया था, तो वो घर खाली पड़ा था, तो इन्होंने उस घर में भी अपनी रिहाइश इख्तियार कर ली थी, इनके पास आ गया था। इसलिए इनके जो वालिदैन थे, आबाओ अजदाद जानते थे कि ये घर हिंदुओं के पास था। और उनका कहना यह था कि हिंदू कह के गए थे कि हम अपनी कुछ चीज़ें अमानतन दफन करके जा रहे हैं, हम लेने के लिए वापस आएंगे। ये नहीं कह के गए थे कहाँ, कि इस घर में ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया था, ये कह के गए थे अमानतन कुछ दफन करके जा रहे हैं और लेने आएंगे।
तब से ये बात मशहूर थी, इस घर के अंदर कुछ है, वो छुपाए रखा। तो अब वो आमिल साहब जो थे वापस आ गए। अब प्रोग्राम ये तय हुआ, आमिल साहब रात को उस घर के अंदर बैठ के पढ़ाई किया करेंगे और सुबह होते ही वो सोने के लिए इस घर में पहुंचेंगे, नाश्ता करेंगे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, और उसके बाद वो सो जाएंगे। शाम को वो उठेंगे, फ्रेश होंगे और रात के टाइम फिर से पढ़ने के लिए उस घर में चले जाएंगे। जब तक उनकी पढ़ाई मुकम्मल नहीं होती, जो वो हुक्म सादिर फरमाएंगे उस हुक्म पे तामील करनी होगी। लेकिन जी उन्होंने पहला सामान जो मंगवाया खुदाई के लिए, वो एक जो यूज़ होती है कदाल, तो एक कदाल होती है ना, कदाल को तो यूँ खोदते हैं, एक उसको वो कही बोलते हैं, एक क्या बोलते हैं, लकड़ी का होता है, उसके आगे लोहा लगा होता है, उससे ज़मीन को खोदा जाता है। मुझे उसका नाम कभी नहीं आया, कितनी स्टोरी सुना चुका हूँ। कदाल और चीज़ होती है, वो एक कही बोलते हैं सराइकी इलाके में, तो यार उर्दू में मुझे उसका नहीं पता, या मैंने देखी भी नहीं है मैं कह सकूँ। मज़दूरों के पास होती है, जिससे मज़दूर इस तरह दोनों हाथों से वो ज़मीन खोदते हैं। उसने एक तो वो कही टाइम मंगवाई ज़मीन खोदने के लिए, उसने कुछ और चीज़ें मंगवाईं खुशबू जलाने के लिए, उसने कुछ महंगी चीज़ें थीं बाकायदा, उसने पैसे इन्हीं घर वालों से लिए और कहा वो मंगवानी होगी, वहाँ पे खुशबू जलानी पड़ेगी उस घर के अंदर। तो शुरू में तकरीबन कोई कहते हैं हमने 15-20 हज़ार रुपया उसको दिया, वो सामान लाना था उसने। वो नहीं एक खोदने के लिए उसने कहा नया सामान चाहिए, वो नहीं कहीं लेके आया, खुशबू के लिए सामान लेके आया, जो कुछ उसने मांगा का मतलब वो इन्होंने सारा उसको प्रोवाइड किया। और जिस रात उसने पढ़ाई करनी थी, अजमल उसके साथ गया। आमिल साहब ने कहा ठीक है, अब तुम बाहर से रुकने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपना घर जाके सो सकते हो और मैं यहाँ रात सारी पढ़ाई करूँगा, जहाँ मुझे शक पड़ेगा खुदाई करूँगा, और जब सुबह तुम आओगे मुझे लेने के लिए तो मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा और तुम मुझे ले के घर चले जाओगे। अजमल ने कहा जी मैं किस वक्त आपको लेने के लिए? उसने कहा जैसे ही सूरज निकलने वाला हो, उससे कोई 5-10 मिनट पहले, जैसे ही अजानें होना तुमने आ जाना है। अजान जो होती है वो सूरज, फजर की अजान सूरज निकलने से पहले होती है। लो जी, उसने आमिल को घर के अंदर छोड़ा और अजमल बेचैनी से बाहर टहलता रहा। उसके मन की मुराद पूरी होने जा रही थी, उसके घर के अंदर से ख़जाना निकलने जा रहा था, उसकी तमाम वो ख्वाब जो उसने देख रखे थे वो पूरे होने जा रहे थे। वो एक अमीर तरीन शख्स होने जा रहा था। वो कहता है मैं पहली रात बाहर खड़ा होकर यही सोचता रहा कौन सी गाड़ी लेनी है, घर कहाँ पे बनवाना है, ये करना है, वो करना है, सारी चीज़ें वो इस शौक़ में सोचता रहा कि बस ख़जाना मिला के मिला। उस आमिल ने यकीन दिला दिया था। रात सारी वो आमिल वहीं पे पढ़ता रहा। अजमल रात सारी बाहर बैठा रहा, घर नहीं गया। फजर की अजान हुई तो अपनी जगह से बैठ चल के टहल रहा था। अजमल थक गया तो अजान हुई तो एकदम से खड़ा हुआ, दरवाजे के पास गया तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। उसने दरवाजे को धक्का दिया तो अंदर से आमिल ने बंद किया हुआ था। वो बाहर खड़ा हो गया, उसने दरवाज़ा खटखटाया नहीं। थोड़ी देर के बाद उसने देखा बाहर से कुंडी खोली गई। वहाँ पे लकड़ी, ये तो सिंगल दरवाज़ा है ना, वो लकड़ी के 2 दरवाजे होते हैं और अंदर से कुंडी लगाते हैं। कुंडी मॉडर्न नहीं, वो एक जंजीर टाइप सी बनी होती है, वो लगती थी। आमिर साहब ने जंजीर खोली तो वो बाहर आ गए। कहा चलो। वो दोनों घर की तरफ चल पड़े। आमिर साहब के लिए बेहतरीन महंगे वाला, अच्छे वाला, गरीब लोग थे लेकिन उसके लिए भाई प्रोटोकॉल वाला नाश्ता तैयार करना था। एक बेहतरीन सा नाश्ता उसको कराया गया। उसने नाश्ता किया और उसका कमरा जो बनाया गया था, वहाँ कमरे में आमिर साहब सो गए। अजमल भी थका हुआ था, रात सारी उसने पहरा दिया था, वो भी जाके सो गया। शाम को जल्दी उठा पीर साहब के लिए, आमिर साहब के लिए खाने पीने का बंदोबस्त करना था। और वो गरीब लोग लेकिन उसके लिए मुर्गियाँ बना रहे थे और उसके लिए ख़ुद नहीं खाते थे लेकिन उसके लिए एहतमाम कर रहे थे। उसने कहा था मैं ये खाता हूँ, मैं ये खाता हूँ, मैं परहेज़ी खाता हूँ, तो उसके लिए वो सारा अरेंज कर रहे थे। पीर साहब का एक बड़ा सा सूटकेस था जो वो अपने साथ लेके आए थे। उन्होंने कहा अजमल से कि मुझे आज शहर घुमा के दिखाओ। अजमल उनको छोटा सा वो एक शहर था, वहाँ वो उनको घुमाता रहा, दिखाता रहा, मोटरसाइकिल के ऊपर फिराता रहा सारा।
छोटा सा तो शहर था। खैर वो सारा घूम फिर के देख के आ गए, उनको अंदाज़ा हो गया। आमिल साहब को रास्ता भी शहर का पता लग गया, इतना बड़ा तो शहर नहीं था, छोटा सा शहर है वो। तो वो घूमा फिरा इधर उधर, गलियां रास्ते याद हो गए कि अच्छा ये आने जाने का, कि यार अगर मुझे भी आना जाना पड़े। उसको बैठक में रखा हुआ था, घर में नहीं, तो साइड पे बैठक थी, वो निकल के चला जाता था, घूम फिर पे आ जाता था। अब ये सिलसिला इस तरह शुरू हुआ कि आमिल साहब सुबह सो जाते, शाम को उठते, बाहर चक्कर चक्कर लगाते, खाना खाते और उसके बाद रात को पढ़ाई करने के लिए अंदर चले जाते। अब अंदर क्या हो रहा था अजमल को बिल्कुल भी नहीं पता, उसको इजाज़त भी नहीं थी। उसको कहा गया था अंदर मैंने दायरा कड़ा लगा दिया, अंदर जो मेरे इलावे घुसेगा तो उसको जिन्नात काबू कर लेंगे। अब अजमल बाहर ही रहता, आमिल अंदर जाता, रात सारी पढ़ता, सुबह वापस आ जाता। तकरीबन 1 हफ्ता गुजर गया। आमिल जब सुबह वापस आता था तो 2-3 दिन तो बिल्कुल नॉर्मल आया, लेकिन तीसरा चौथा दिन जब सुबह हुआ और आमिल बाहर निकला तो वो पसीने पसीने था, उसके कपड़े भी मैले हो चुके थे। अजमल ने उसका हुलिया देखा तो परेशान हुआ कि सब खैर है, क्या हुआ। उसने कहा पढ़ाई के साथ साथ खुदाई भी शुरू हो गई है, मैं खुदाई भी कर रहा हूं, मुझे एक ट्रंक चाहिए। उसने कहा जी किस तरह का? उसने कहा जो जस्त का बना होता है, ट्रंक होता है, मुझे एक ट्रंक चाहिए, उसमें से मैं तुम्हें मट्टी भर भर के दूंगा, तुमने मट्टी जो खास एक मट्टी है वो बाहर फेंकनी है। उन्होंने कहा जी कहाँ, कहीं पे भी फेंक दो? कहता नहीं, नापाक जगह पे नहीं फेंकनी, पाक जगह पे फेंकनी है, हर रात मैं तुम्हें एक ट्रंक भर के दूंगा। उसने कहा जी ठीक है। उस बेचारे ने एक नया जाके ट्रंक खरीदा, नया खरीदना था, नया ट्रंक खरीद के दिया उसने, नया ट्रंक उनको पहुंचा दिया। रात को वो अमल करता पीर साहब, और जब सुबह होती तो वो बाहर निकलता तो कहता है ट्रंक उठा लो। अजमल ट्रंक उठाता, मट्टी से भरा होता, उसको कहता जाओ पहले फेंक आओ। अजमल जाके उसकी मट्टी कहीं साफ जगह पे ज़मीनों में फेंक आता और फिर वो घर जाते। तकरीबन ये 9वां दिन था कि पीर साहब जब बाहर निकले तो खुशी से दीवाने हुए हुए थे। आज उनके साथ खाली ट्रंक भी नहीं था जिसमें मट्टी भरी होती थी, वो खुद थे अकेले, और खुशी से अजमल को गले लगा लिया, कहा मुबारक हो, हम खजाने तक पहुंच गए हैं। अजमल पहले ही ख्वाब देख देख के दीवाना हो चुका था, परेशान हो गया, कह रहा हाँ जी हम पहुंच गए। उन्होंने कहा हाँ, खजाना मुझे नजर आ गया है, कल रात तक शायद मैं उसके बिल्कुल सर पे पहुंच जाऊंगा, बस तुम तैयार रहना, तुम्हें जो कहूं तुमने वैसे करना। उन्होंने कहा जी मैं तो तैयार हूं। अगली रात जब अजमल उसको छोड़ने के लिए गया तो उसने अजमल को कहा तुमने बाहर रहना है, अंदर नहीं आना, मैं जब तुम्हें बुलाऊं तो तुम्हारे ऊपर दम करूंगा, तुमने अंदर आना है आज। उसने कहा जी ठीक है। अजमल बेचैनी से बाहर टहलता रहा, पीर सब अंदर घुसे रहे। रात के कोई 1 बजे का टाइम होगा कि कुंडी खुलने की आवाज़ आई। अजमल पास ही था, उसने देखा कि कुंडी खुली है, भाग के दरवाजे पे गया तो पीर सब ने इशारा किया अंदर नहीं आना, रुको 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 रुको। पीर सब बाहर आए, पाँव झाड़े, जूते उतारे हुए थे। पीर कह रहा हूँ आमिल साहब, पाँव झाड़े, मट्टी मट्टी, उसके ऊपर खड़े होकर पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ते रहे, उसके सर के ऊपर फूंकते रहे, उसके जिस्म के ऊपर फूंकते रहे। कहा घूम जाओ, वो घूम गया, उसकी कमर पे फूंका, पूरे वजूद पे फूंक दिया और कहा अब तुम ओके हो, आओ मेरे साथ अंदर। अजमल अंदर गया तो अजमल ने देखा उसका पूरे घर का वो जो सहन था, कच्चा सहन, सारा खुदा हुआ था। कई जगहों पे गड्ढे पड़े हुए थे, कई जगहों पे सिर्फ खुदा हुआ था, मट्टी थी, और जो कोने थे दीवार के साथ उसी पे सिर्फ चलने का रास्ता था, दरमियान सारा खुदा हुआ था। वो अजमल को लेके आगे चल रहा था, अजमल उसके पीछे चल रहा था, दोनों एहतियात से चल रहे थे कि कमरे के जब पास पहुंचे तो आमिल ने वो कच्चे कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। जब दरवाज़ा खोला तो वो कच्चा सा जो छोटा सा कमरा था, 10 बाई 10 का कमरा होगा, उसका फर्श भी सारा खुदा हुआ था। उसके बिल्कुल दरमियान में मट्टी खुदी हुई सी, उसके ऊपर एक बोरटा पड़ा हुआ था। सीमेंट की बोरी नहीं होती, जो सीमेंट की बोरी खाली हो जाती है, उसका बोरटा होता है, वो पड़ा हुआ था। अजमल ने जब बोरटा देखा तो एकदम परेशान हो गया और पीर आगे बढ़ा और उसने जब बोरटा आगे से हटाया तो वहीं पे गड़ा काफ़ी खुदा हुआ था, एक गड़ा था काफ़ी नीचे करके उसने देखा, नज़र कुछ नहीं आ रहा, नीचे मट्टी मट्टी है। पीर ने कहा रुको। पीर नीचे उतरा, उसने हाथ से आहिस्ता 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 आराम आराम से मट्टी हटानी शुरू की तो
अजमल की आंखें खौफ से और खुशी से, खौफ कह रहा हूँ, खुशी से खुली की खुली रह गई। नीचे एक संदूक वाज़े नजर आ रहा था और संदूक इस तरह का बना हुआ था कि पुराने दौर के अंदर जिस तरह लकड़ी पे नक्शो निगार किया जाता है, इस तरह का उसके ऊपर नक्शो निगार बने हुए थे, लेकिन उसका बाकी हिस्सा नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ उसका ढक्कन नजर आ रहा था। ऊपर वाला एक हिस्सा, कुछ हिस्सा दरमियान से नजर आया जिसपे बेहतरीन लकड़ी के नक्शो निगार थे। वो वाकई कोई मामूली संदूक नहीं नजर आ रहा था। जब अजमल ने देखा तो वो परेशान हो गया, ये खजाना। उसने कहा जी खजाना तो मिल गया। उसने कहा नहीं, मिला नहीं है, अब मसला और आ रहा है। उसने कहा ये जो सहन देख रहे हो, ये सहन के अंदर ही थी, और ये खजाने की ये जो संदूक है, ये फिरता रहा है, चलता रहा है, लेकिन मैंने ऐसा दायरा कड़ा कर दिया इस घर के बाहर ना जा सके। जिन्नात बहुत ताकतवर है, इसलिए कोई आमिल इसको हाथ नहीं डालता था कि ये जो संदूक है ये पूरे घर के अंदर फिरती रही है। और मैंने इतना अमल किया है, इतना अमल किया है कि मेरी जान जाने लगी थी। मैंने कहा देखा जाएगा, क्योंकि मैं गरीबों की मदद करता हूँ, मेरे दिल में खौफ नहीं है, मैं जिन्नात से डरता नहीं हूँ। मैंने भी जोर पूरा लगा दिया, पकड़ते पकड़ते मैंने इसको कैद कर दिया इस कमरे में कि अब ये संदूक इस कमरे से नहीं जा सकी। वरना पहले मैं रोज़ इसको ढूंढ लेता था, कभी इधर होती थी, कभी इधर उधर चलती जाती थी। आज तीसरी रात है मैंने इसको पकड़ के रखा हुआ, यहीं पे है, और मैं 3 रात से यही अमल कर रहा था ये निकल ना जाए यहीं से। अब मैंने इसको पकड़ लिया है, मसला एक और है। उसने कहा जी क्या? उसने कहा जी मसला ये है, ये खुलनी चाबी से है और चाबी पे भी मंतर लगा हुआ है, यही तो इसका कमाल है। इस संदूक को ताला है और उसके ऊपर मंतर लगा हुआ है, उसकी चाबी इसी फर्श में ही दफन है। उसने कहा जी इस कमरे के फर्श में? कहता नहीं, इस घर के सहन में मैंने खोद डाला है, लेकिन फिर भी चाबी नहीं मिली। उन्होंने कहा जी अब कैसे होगा, तो क्या करेंगे हम? अजमल बेचारा परेशान हो गया, शरीफ सा इंसान था, सादा सा। उसने कहा जी संदूक को खोलना खुलेगा अमल से, और मैं अमल ही करूंगा तो खुलेगा, लेकिन चाबी से ही खुलेगा। अगर चाबी मैंने ना लगाई तो मेरी जान चली जाएगी। इसको चाबी से ही खोलना है, और चाबी पे भी पढ़ाई करनी है। चाबी पे भी दायरा कड़ा हुआ है, उस दायरे कड़े को मैंने तोड़ना है। जब दायरा कड़ा टूट गया उसके बाद फिर मैं इस ताले को खोलूंगा तो ये खुलेगा, वरना सांप ही सांप आएंगे, मुझे डस लेंगे। जिन्नात अभी भी यहां पे हैं, तुम्हारे इर्द गिर्द भी खड़े हैं, मुझे नजर आ रहे हैं, तुम्हें नजर नहीं आ रहे। अगर मैं अपना अमल इस वक्त ख़त्म कर दूं तो ये सांप ही सांप तुम्हें कमरे में नजर आएंगे। वो सांप का रूप धार के इसी ब्रीफ केस के इसी ये जो लकड़ी का खजाना है इसके ऊपर बैठे होंगे। उसने कहा यही तो मुश्किल था, आमिल क्यों नहीं हाथ डालते थे? खजाने के ऊपर सांप ही सांप है। उन्होंने कहा जी अब करना क्या है, मुझे बताएं, मैं क्या कर सकता हूं? उसने कहा जी इसका तरीका ये है, जिस तरह टाइम मेरे पास कम है, ये निकल सकती है मेरे हाथ से। मैक्सिमम 1 से 2 दिन, बहुत ज़्यादा तो 3 से 4 दिन इसको मैं यहां पे रोक सकता हूं, इससे ज़्यादा नहीं, वरना निकल जाएगी। हल यही है, चाबी ढूंढनी है। चाबी भी ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। छोटी एक चाबी है, उसके साथ कोई वो भी नहीं है, पीछे की चैन भी नहीं है कि ढूंढ सकूँ। एक सिंगल चाबी को ढूंढना, ये तो ऐसे हाथों से मट्टी उठाएं, कितनी गहराई में है, कितना ऊपर है, तो फंस जाएंगे। उन्होंने कहा जी बात तो सही है, इतना जितना ये फर्श है मेरा, सहन खुदा हुआ, इसके अंदर चाबी एक छोटी सी ढूंढना तो बड़ा मुश्किल है, अब क्या करें? उन्होंने कहा जी इसका एक तरीका है, इसके लिए एक आला मिलता है, वो चाबी को ढूंढ सकता है। उन्होंने कहा जी वो कौन सा आला? उन्होंने कहा जी उस दौर में VHS कैसेट के ऊपर नेशनल ज्योग्राफिक पे एक प्रोग्राम चलते थे। अब तो आम सी बात है, अमेज़ॉन और बहुत सारे जो हैं उन पर हम मंगवा भी सकते हैं। एक स्टिक नहीं, वो डिटेक्टर होता है जो मेटल डिटेक्ट करता है। वो ज़मीन के ऊपर एक बड़े सा रॉड होता है, रॉड के नीचे गोल सा एक बना होता है, उसको वो ज़मीन के ऊपर, जिस तरह समझ गए होंगे आप लोग, ज़मीन पे कोई भी चीज़ को, मेटल को या किसी भी चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए ऊपर घुमाते रहते हैं। जहाँ पे कोई चीज़ ज़मीन में होती है तो वहाँ पे पी 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 बजना शुरू हो जाता है, तो वहीं पे खुदाई करते हैं, वहीं से कुछ चीज़ निकल आती है। उसने कहा जी वो एक आला है, तुमने देखा हुआ है? उसने कहा जी मैंने नेशनल ज्योग्राफिक शायद कहीं उसने देखा था। उसने कहा जी यहाँ मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने मेरे चाचू का नाम लिया कि उनके पास मैंने वो देखी है, उनके पास कैस्टें होती थी बहुत ज़्यादा, वो मैंने देखा है, वो इस तरह ज़मीन में ढूंढ रहे होते हैं। उसने कहा बिल्कुल सही पहुँचे हो। वो जो ढूंढ रहे होते हैं ना, वो अगर हमारे पास आ जाए तो वो हम इस तरह जल्दी से पूरे फर्श के ऊपर फिराएंगे, 1 रात के अंदर चाबी ढूंढ लेंगे। 2-3 घंटे का काम है इस फर्श के ऊपर। वो तो उन्होंने कहा कई कई मील तक उसे ढूंढा जा सकता है। इस फर्श को वैसे हम ढूंढने पे आए तो 4 दिन नहीं हम ढूंढ सकते, छोटी सी चाबी है। वो मशीन होगी, मैं फेरता जाऊंगा तो जहां पे चाबी होगी चाबी बोल पड़ेगी। तो उसने कहा जी फिर क्या करें? उन्होंने कहा मशीन खरीदनी होगी। उसने कहा जी मशीन कितने की आती है? उसने कहा मशीन तकरीबन 15 लाख की है।
सस्ती से सस्ती 9 लाख की है। 9 लाख वाली फिर भी छोड़ जाती है पकड़ना, 15 लाख वाली फौरन पकड़ लेती है। अब खजाना तुम अपनी आंखों से देख चुके हो, चाबी का मसला बताओ मैं क्या करूं। उसने अजमल को ऐसा खजाने के बारे में बताया कि ये जो संदूक है ये हीरे जवाहरात से भरा हुआ है, सोने से भरा हुआ है। इसकी मालियत कम से कम करोड़ों में है, करोड़ों में। कम से कम भी हुआ ना, सस्ते से सस्ता भी हुआ, हम बेचने पे 50-60 करोड़ से ऊपर का है ये। उस वक्त, आजकल तो वैल्यू नहीं है पाकिस्तान में भी 50-60 करोड़ की, उस वक्त वो 1.5-2 अरब के बराबर बनता था। उसने कहा जी ये हैं हीरे जवाहरात हैं इसके अंदर बकायदा। संदूक की तुमने शक्ल देखी है? फिर से उसने हटा के उसको दिखाया, इसकी शक्ल देखी है? जिसने इस संदूक के अंदर रखा सिर्फ हीरे सिर्फ जेवरात नहीं है, हीरे जवाहरात भी रखे गए अगले। हो सकता है, मेरा अंदाजा है कम से कम मैं कह रहा हूं, वरना अरबों में है ये। तुम सोच भी नहीं सकते हमारे दिन फिर जाएंगे। अब उन्होंने कहा जी इतना पैसा कहां से लाया? कहा मैं यही तो परेशान हूं, इसके लिए मुझे नहीं पता, ढूंढो, पैसा निकालो और फौरी मंगवानी है। मुझे फौरी जाना होगा और फौरी लेके आनी होगी, लेट होगी तो हम नहीं कर सकते। मेरा काम जितना था मैंने अपनी पूरी जान जोखों में डाल के मेहनत कर लिया, आगे तुम्हारे ऊपर है। अजमल परेशान, उसने कहा जी मेरे पास तो इतना, मैं सोच भी नहीं सकता, गरीब बंदा हूं। उसने कहा यार बीवी का जेवर बेच डालो, बीवी का, मां का कोई जेवर होगा, कोई होगा, वो इकट्ठा करो, तुम्हें पैसा मिल जाएगा। 15 लाख क्या है ये, तो उससे कई अरबों रुपए तुम कमाओगे। उसने उसको कायल किया, वो तैयार हो गया, मकसद चाबी ढूंढनी थी। घर गया, खवातीन भी उसका साथ दे रही थी पहले से, वो भी मुझे फ़ोन कर चुकी थी, उनको भी था जोना सोना। उसने पूरी कहानी सुनाई, जी संदूक मैंने देख लिया है। उन्होंने कहा हमने भी देखना है। उसने कहा जी पीर साहब कहाँ देखने देते हैं? उन्होंने कहा जी हम सोना देते हैं आपको, अपनी ज्वेलरी देने को तैयार है, हमें भी संदूक दिखाओ। पीर साहब से बात की कि आमिल साहब से, जिस तरह खवातीन कह रही हैं। उन्होंने कहा जी सिर्फ एक झलक दिखाऊंगा, क्योंकि ये शोभदा नहीं है, ये जादू का काम है, जिन्नात मौजूद हैं। कहेंगे तमाशा लगा रखा है कि लोगों को बुला बुला के दिखा रहे हैं। बस एक दफ़ा बुलाओ, जल्दी से झलक देखें चले जाएं, वरना नुकसान हो जाएगा। खैर एक रात खवातीन जो 2-3 थीं जिन्होंने जेवर देना था उनको लेके आए, वो नकाब करके ही आमिल साहब के सामने पर्दा करके आई, रोशनी का एहतमाम करके उनको दिखाया गया। उन्होंने जब झलक देखी तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। संदूक तो इतना खूबसूरत था, वाकई सही कह रहा था, हीरे जवाहरात से ही भरा होना चाहिए था उस संदूक को। घर जाते ही उन्होंने अपना जेवर उठाया, मालियत किसी को भी नहीं पता कितनी मालियत का था। उन्होंने जेवर उठाया, अजमल के हवाले कर दिया। अजमल ने जेवर उठाया, आमिल साहब के हवाले किया कि सर ये ले। उसने कहा आज सुबह ही मैं रवाना हो रहा हूं, कराची से आला मिल जाएगा, मैं बस पे बैठूंगा, आना जाना करूंगा, बस जैसे ही पहुंचूंगा हमारे पास इतने टाइम होगा कि हम इसकी चाबी ढूंढेंगे और इसको संदूक खोलेंगे और खजाना खोल लेंगे। आमिल साहब ने पैसे लिए और वो आला खरीदने के लिए रवाना हो गए। अब ये सारे खुश, इन्होंने अपने करीबी जो थे उनको थोड़ा सा ये भी इशारा दे दिया कि बस हम खजाने के करीब पहुंच गए हैं, तुम्हारा ये मसला भी हल कर देंगे, ये भी कर देंगे। बल्कि जो उन्होंने ज्वेलरी उठाई थी वो करीबी को 1-2 औरों की भी उठा ली थी। उनको ये नहीं बताया था किस काम के लिए, मांगी थी कि शादी में पहननी आपको दे देंगे। उनको पता था हफ्ते की मार है, तो खजाना आया उनमें से ज्वेलरी क्या सब कुछ इनको और डबल दे देंगे। आमिल साहब चले गए, तीसरा दिन गुजर गया, चौथा दिन गुजर गया, 5वां दिन गुजर गया, 6ठा 7वां दिन गुजर गया, आमिल साहब नहीं आए। मोबाइल तो उस दौर में था नहीं कि आमिल साहब को फ़ोन करते, आता पता भी आमिल साहब का कोई लिया ही नहीं था। आंखों पे तो ख़जाना सवार था, कुछ पता नहीं क्या करें, परेशान हो गए। दिल की धड़कन तेज़ होने लगी। अब शकों को शुबाद होने लगे कि यार 4 दिन से ऊपर हो गए, 4 दिन के बाद तो ये देख चली जानी थी, अब क्या करें। जब हफ्ता हुआ ना, अजमल के दिल को कुछ होने लगा, वो भागा घर में। उसको डर था कि मैं अंदर दाखिल होऊंगा, पीर कह गया था जिन मुझे नप लेंगे। उसने एक अपने रिश्तेदार से बात की, उसको एतमाद में लिया, उसको कहा यार तुम्हें बता रहा हूँ, तुम ज़रा अल्लाह वाले हो, इबादत करते हो, नमाज पढ़ते हो, तो मैं अंदर दाखिल नहीं हो सकता, मेरे साथ अंदर चलो। उसने कहा कहाँ नहीं जा सकते? उसको सारी कहानी बताई, ऐसे ऐसे है तो तुम कोई पढ़ाई कर सकते हो। उसने कहा चलो चलो मैं पढ़ाई करता हूँ, कोई मसला नहीं। पढ़ा लिखा था, समझ गया, वो अल्लाह वाला था, वो नमाज कुरान की पाबंदी करता था। वो उसको लेके आया, वो दोनों ने दरवाज़ा खोला, उसने फिर भी अपना दायरा कड़ा किया, इसका भी किया, हिफाजती तदाबीर की। मैं भी उसने कहा आमिल कुछ करके गया हो। अंदर दाखिल हो गए। अंदर जाके जी चलते चलते कमरे तक पहुँचे। बोर्टा ऊपर वैसे ही पड़ा हुआ था और वो जब दोनों जाके खड़े हुए,
ये दिन के कोई तकरीबन 11 बजे का टाइम था, 11 साढ़े 11 का। बोल्ट हटाया तो एकदम संदूक चीज नज़र आई, तो वो भी बंदा देख के हैरान हो गया, कहता यार संदूक तो बहुत कमाल किस्म की है, ये तो वाकई कोई बहुत बड़ा वो नज़र आ रहा है। तो उसने कहा मसला क्या है? उसने कहा जी वो चाबी ढूंढनी है। तो उसने कहा वैसे खोलो इसको। उसने कहा जी वैसे तो यही तो मसला है जो आपको बता चुका हूँ, वैसे तो खुल नहीं सकती, मारे जाएंगे। ओए उसने कहा कुछ नहीं होता, खोलो। उसने कहा जी मैं कैसे खोलूँ? उसने कहा हट जाओ मैं खोलता हूँ, ले आओ। अच्छा वो जो बंदा था नमाज कुरान का पाबंद था, लालच उसके दिल में नहीं था, वो इनकी मदद करने के लिए आया था और अल्लाह से डरने वाला बंदा था। उसके दिल में ये नहीं था कि ख़जाना है या मैं निकालूंगा। वो गरीब थे, समझ गया था कि यार 7 दिन हो गए इनका कहीं जेवर लेके तो नहीं भाग गया, मैं पता करूं क्या है। वो इस नीयत से आया था। ये जी सामान ले आया, वो नीचे घुसा, उसने कदाल से खोलना शुरू कर दिया और जब खोला तो वो संदूक बिल्कुल सामने जाहिर हो गया, मट्टी हटा चुके। तो देखा नीचे उसके कोई भी ताला नहीं है, ऐसे ट्रंक है और वो ऐसे ही रखा हुआ है। तो बोला यार इसका ताला तो कोई नहीं है। और जब उसने उसको हाथ से साफ करने लगा तो पता लगा कि वो ट्रंक जिसके अंदर वो मट्टी भर भर के उसको देता था और बाहर निकालता था, ये वही ट्रंक है। उसके ऊपर एक लकड़ी की शीट रखी हुई है जिसके ऊपर नक्शो निगार पुराने दौर के संदूक की तरह बने हुए शीट है, और शीट इस अंदाज में रख दी गई थी कि वो संदूक महसूस हो रहा था। उसने उठाया, उसने कहा यार ये तो कुछ और चीज लग रही है। जब उसने उठाया, जोर लगाया, तो एक लकड़ी की शीट थी, उसके ऊपर ये नक्शो निगार बने हुए थे। उसने कहा यार ये तो शीट है। उठा के उसने उसको शीट पकड़ाई, उसने कहा नीचे ये तो ट्रंक है, ताला मैंने तुम्हें पहले कह दिया, इसका तो ताला ही नहीं है। उसने अल्लाह का नाम लिया डरते डरते, फिर भी उसने अल्लाह का नाम ले के दरूद शरीफ पढ़ा, चारों कुल पढ़े, आयतुल कुर्सी पढ़ी। उसने ट्रंक खोला, ट्रंक अंदर से खाली। जब ट्रंक अंदर से खाली, उसने कहा तुम्हारे साथ तो फ्रॉड हो गया, जिसको वो तुम्हें संदूक दिखा रहा था ये तो शीट है, लकड़ी की एक वो बनी हुई है, फ्रेम बना हुआ है जिसके ऊपर ये नक्शो निगार बने हुए हैं। तो उसने वो लकड़ी की भी नहीं, मतलब एक आजकल डिज़ाइन भी आ रही है बहुत पुराने, इस तरह बेड जो बनाए जाते हैं ना, एक होते हैं ना लकड़ी के ऊपर काम होता था, एक होती है बनी बनी शीट मिल जाती थी, वो पता नहीं प्लास्टिक की होती थी किस मटेरियल की बनी होती थी, उस तरह की कोई शीट थी। अब देखा तो ट्रंक खाली। असमल तो वहीं पे गिर गया, अजमल वहां पे, उसका तो हार्ट फेल होते होते रह गया कि हाय ये क्या हो गया, हम तो लुट गए। वो तो भाग गया, वो ले गया। अब वो बंदा समझ गया कि ये बर्बाद हो गए। उसको पहले ही शक पड़ गया था, जो ज्वेलरी लेके गया वापस नहीं आया, वो इनके साथ फ्रॉड कर गया। उसको वो कहानी हजम ही नहीं हुई थी कि चाबी से खोला जाता है संदूक को। वो उस वक्त बोला नहीं था कि चलो मुझे दिखाओ, लेकिन समझ उसी वक्त गया था। खैर उसने मुश्किलों से अजमल को सहारा दिया, अजमल को उठाया, वो घर तक लेके आया। अजमल को तो होश ही ना आए, वो बेहोश हो बार बार। घर वालों को पता लगा तो उन्होंने सीने पीटने शुरू कर दिया, हाय हम लुट के हम बर्बाद हो गए। मसला ये था खबर बाहर भी नहीं निकाल सकते थे, सबने पड़ जाना था उनको कि ये तुम लोगों ने क्या बेवकूफ़ी की, किसी को बताया तक भी नहीं। वो कहें उस बुज़ुर्ग को, वो कहें औरतें कि जी हमने तो संदूक खुद देखा था, ऊपर से खूबसूरत इतना था, हमने कहा वो तो पहुंच गया है। उन्होंने कहा अल्लाह के बंदो ये तुमने क्या कर दिया, तुमने अपनी ज्वेलरी गंवा दी। खैर अब उनके साथ तो जो हो गया वो लुट गए, जो कुछ हो गया वो उन्होंने कर लिया। अजमल को हफ्ता 10 दिन लग गए संभलने में, नॉर्मल होने में। हफ्ता 10 दिन तक एक बहुत बड़ा शौक था। अब कर्जा देना था, घर की ज्वेलरी चली गई थी, दूसरों के भी तो उठा के ले आए थे, वो भी चली गई। कुछ चीज़ें मैंने पोशीदा रखी हैं उनकी, ताकि नाराज ना हो कि मैंने ये कहानी क्यों सुना दी है, क्योंकि आज तक ये राज था, लेकिन लोगों तक तो बात नहीं फैली, वो मशहूर तो नहीं हुआ किस्सा, इसलिए किसी को नहीं पता कि किसकी कहानी है। अगर वो सुन भी लेती, मेरा नहीं ख्याल वो मेरी कहानी सुनती होंगी ख़वातीन। खैर वो वहाँ से आ गया अजमल, अब कुछ बेहतर हो गया। अब अजमल परेशान, ख़जाना तो उसके दिमाग से निकल चुका। अब उसने एक उसी इलाके के बंदे से रब्ता किया जिसने उसको कहा था कि इस घर में ख़जाना है। वो उसके पास गया, उसने कहा यार मैं तो लुट गया हूँ, तुमने कहा था ख़जाना है, ख़जाना तो है नहीं, वो तो एक आमिल आया हमारे साथ ये कर गया, हमें बर्बाद कर गया। उसने कहा यार ख़जाना तो अभी भी है, मैं अभी भी पढ़ता होता हूँ, तुम्हारा चेक करता हूँ, उसके गिर्द चक्का लगाता हूँ, मुझे वो आते हैं, ख़जाना तो अभी भी है, तुम्हारा काम तो अभी भी हो सकता है। उसने कहा क्या मतलब? उसने कहा जो मैं तो रिस्क नहीं ले सकता, तुम रिस्क ले सकते हो, मेरे पास अमल है, तुम बैठ के करो, वो अमल करो, तुम्हें पता लग जाएगा ख़जाना किस जगह पे है, तुम जाके खुद निकाल लेना। उस घर में भी नहीं पड़ना,
किसी गैर आबाद जगह पे बैठना है, कब्रिस्तान में बैठ जाओ, बैठ के पढ़ो। या वो एक फलां जगह पे एक पुराना एक मंदिर टूटा फूटा खड़ा हुआ है, उसने कहा हाँ, उसने कहा बेस्ट जगह है, वहाँ पे बैठ के करो, पढ़ाई करो, 21 दिन का अमल है, तुम्हें पता लग जाएगा खजाना कहाँ है। मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ खजाना निकल आएगा। अजमल ने कहा जी अगर ये इस तरह निकल आता है तो मैं ये रिस्क लेने को भी तैयार हूँ। उसने कहा जान का बड़ा खतरा। उसने कहा यार मेरी तो जान वैसे ही ख़त्म हो गई है, कर्जा देना है, घर के जेवरात भी चले गए हैं, अगलों का भी वो जेवरात देने, मैं तो वैसे ही लुट गया हूँ, बर्बाद हो गया हूँ, तो मैं जान की क्या परवाह, मैं करने को तैयार हूँ। उसने जी उसको अमल बता दिया। अजमल साहब ने घर आके औरतों को बता दिया जी उन्होंने मुझे ये कहा है, ये अमल है, ये सारा कुछ है, और मैं अब अमल करने लगा हूँ। माँ मतलब घर वालों ने मना किया, तू ना कर, तू नहीं कर सकता, तेरे लिए मुश्किल है। उसने कहा मैं कर लूँगा, जितना अब हो गई है मैं देख लूँगा, ये है वो। उसको जितना समझाया उसने कहा जी मैंने करना है। अजमल जी पहुँच गया, एक पुराना टूटा हुआ मंदिर है वहाँ पे, कमरा टाइप सा एक रह गया हुआ एक मंदिर है, उसके अंदर बैठ के उसने पढ़ना था। वो काफ़ी अरसे से वीरान था। अब उसने उसको कहा कि तूने 1 हफ्ता इसके अंदर बैठना है, 1 हफ्ता कब्रिस्तान में बैठा है, और अगले जो 7 दिन, 21 दिन का ये वजीफा था, अगले जो 7 दिन है ना वो एक और जगह पे तूने बैठना है। अजमल कहता है जी मैं 7 दिन बैठा रहा हूँ उस मंदिर के अंदर, बैठ के मैंने पढ़ाई की है, जो वो बताता था, मुझसे सुबह मिलता था, पूछता था, जो बताता था वो मैं करता रहा, वो सारा ठीक हो गया, ओके हो गया। मुझे डर लगा, चीज़ें नज़र आई इधर उधर, लेकिन मैं इतना नहीं डरा, करता रहा। फिर 7 दिन मुझे कब्रिस्तान जाना था, मैं कब्रिस्तान गया, खौफ आता था मुझे बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं बैठ जाता था, दायरा कड़ा लगा लेता था, वहाँ पर बैठ के मैं पढ़ता था। जैसे उसने समझाया था वैसे मैं पढ़ता रहा, जैसे मैं करता रहा। मैं बहुत डरता था, अजीब सी आवाज़ें आती थी, कभी परिंदों के उड़ने की आवाज़ें आती थी, कभी ऐसा लगता था कोई हंस रहा है, कभी ऐसा लगता था जैसे कोई हड्डियाँ तोड़ता है, कटाक कटाक की आवाज़ आती है, ऐसे कटाक कटाक की आवाज़ आती। मैं डरा नहीं, मैंने कहा नहीं, मैं पार पहुँचा के रहूँगा। 14 दिन मुकम्मल हो गए कब्रिस्तान के भी। उसके बाद उसने उसको जो कहा वो एक उनकी एक खंडर सा बना हुआ है, वो मशहूर है, वो हॉन्टेड है, और वो है हॉन्टेड। उसने कहा जी अब इसके अंदर बैठ के तूने पढ़ना। उसने कहा यार ये तो जिन्नात वाली जगह है, यहाँ तो जाता कोई नहीं है। उसने कहा मैंने तुझे पहले कहा था डरना नहीं है, देख अब 7 दिन रह गए हैं, तू कब्रिस्तान में भी कराया, मंदिर में भी कराया, अब डरना किस चीज़ का। उसने कहा यार उधर तो बहुत ज़्यादा जिन्न है। उसने कहा मैं जब तेरा पीछे बैठ के पढ़ूंगा तुझे डर की क्या ज़रूरत है। उसने कहा जी ठीक है। बड़ी मुश्किलों से माना, वो डरा हुआ था। अजमल पहुँच गया, पहली रात थी उसकी। वो एक टूटा हुआ खंडर सा था, बहुत भारी था और बहुत जंगल में था, वीराने में था, जंगल नहीं वीराने में। वो गया है, वो कहता है जी मैंने दायरा कड़ा लगाया है और दायरा कड़ा लगा के मैं पढ़ने के लिए बैठ गया हूँ। मैं जाके पढ़ना शुरू किया है और जो उसने बताया था, अब कलमात भी चेंज हो गए थे यहाँ पे। पहले जो पढ़ता था वो कुछ और था, इधर जो कलमात थे वो पुट्ठे कहता कलमात थे। मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, बहुत खौफनाक कलमात थे वो। कह रहा है जब मुझे भी उसने कहा ना ये कलमात पढ़ने हैं, कह रहा मैं डर गया। इशारा मैं आपको देता हूँ, कुरान मजीद की आयत होती है लेकिन उसके अंदर लफ्ज़ ऐड कर दिए जाते हैं। मैं वो नहीं बताता, खौफनाक हो जाता है। नऊज़ बिल्लाह, वो बेहुरम थी, नऊज़ बिल्लाह, कुरान मजीद की बेहुरम थी। यानी वो आयत पढ़ के उसके बीच में लफ्ज़ ऐड करने होते थे, शैतानी लफ्ज़, और वो पढ़ना था। कह रहा है मैं पढ़ने के लिए बैठा हूँ, मुझे पढ़ते हुए थोड़ी देर हुई, अब्बा वहीं पर आ गया। चाचे को अब्बा कहता है, उनके वालिद साहब फौत हो गए थे, कहता अब्बा वहीं पे आ गया। मुझे उसने दूर से कहा, वो गाली दे के कहा तू इधर रात के टाइम क्या कर रहा है, मैं तुझे घर ढूंढता फिर रहा हूँ, तेरे घर में ये हुआ, तू इधर बैठा पढ़ी जा रहा है। कह रहा मैंने जब देखा मैं कहो अब्बे को किसने बता दिया मैं इधर बैठा हूँ। मैंने मना भी किया था, मैं औरतों को कहा भी था बताना नहीं, उन्होंने बता दिया है। तो अब्बा सामने आके उसको कह रहा है तेरी फलां फलां, उसने नाम, मैं स्किप कर रहा हूँ चीज़ें, मतलब आपको सिर्फ कहानी सुना, उन्हें नाम लिया, फलां को तू बता के आया, उसने मुझे बताया। तो शुक्र है मैं उससे पूछता फिर रहा था कि इतने दिनों से कहाँ है। उसने मुझे बताया कि तूने पहले 7 दिन मंदिर में बैठ के चिल्ला की है, अगले 7 दिन तू बैठ के कब्रिस्तान में चिल्ला करता रहा। अब उन्होंने मुझे बताया कि वो उसको फलाना बंदा बता रहा है और वो उसको पट्टी पढ़ा रहा है, उसके कहने पर आज वो वहाँ पर गया है, ये तो जिन्नात वाली जगह है। और उसको 2-3 मोटी मोटी गालियाँ निकाल के उसने जूता उतार लिया कि तू अब ये करेगा, और जूता उतार के भागा उसको मारने के लिए। उसने कहा लो भाई ये चंगी अजाब है। वो डरा उठ के भागा है,
जैसे भागा है तो उसको जो जूतियां पड़ी हैं, जो जूतियां पड़ी हैं, जो जूतियां पड़ी हैं उसको, और भागते भागते वो घर तक तो पहुंच गया, रात को ही चीखो पुकार करता हुआ पहुंच गया, जूतियां उसको पड़ रही हैं। घर के दरवाजे को आकर ठा ठा ठा, घर वालों ने दरवाजा खोला, अंदर उसको जूतियां पड़ रही हैं। और घर वालों ने क्या हुआ है, घर में भी ऐसे हाथ से बचा रहा, उसको जूतियां पड़ी। वो कह रहा क्या हुआ, कह रहा मुझे चाचा इस तरह आ गया था और चाचे ने इस तरह आया और मुझे आके बताया। क्यों बताया आप लोगों ने चाचों को, और मुझे जूतियां पड़ रही हैं, और उसको वहीं पे बाकायदा आवाजें आ रही हैं जूतियां पड़ रही हैं। घर वाले डर इस बात पे गए कि इसको जो जूतियां पड़ रही हैं, मारने वाला तो नजर नहीं आ रहा और इसका दिमाग काम नहीं कर रहा। वो स्टोरी सुना रहा है कि मैं इस तरह गया था, बैठा हूं तो चाचा आ गया। क्यों बताया आपने चाचे को, ठा ठा उसको जूतियां पड़नी, और वो कह रहा है मुझे चाचा देखो मार रहा, मुझे बचाओ, चाचे से मुझे बचाओ। और भागते भागते कमरे में चला गया सारी स्टोरी सुना के। घर वाले चौंक गए, इसको तो जूतियां मारने वाला नजर ही नहीं आ रहा, हमने तो किसी चाचे को बताया ही नहीं है, चाचा तो वहां पे गया ही नहीं है, चाचा तो अपने घर में सो रहा है। सुबह उठे, दरवाजा उसने बंद कर लिया, वो दरवाजा खटखटाएं वो दरवाजा ना खोले, वो दरवाजा खटखटाएं वो दरवाजा ना खोले। उन्होंने कहा यार कुछ इसको हो ना जाए। उनने दरवाजा तोड़ दिया, औरतें परेशान हो गई, उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया। दरवाजा खोला तो ये दबक के सामने कोने में बैठा हुआ था। उनको कहता है चले जाओ, वो अब चले गए चाचा, कोई नहीं है। दिमागी हालत वहीं पे ही उसकी वो हो चुकी थी, सटक चुका था। घर वालों को पता लग गया, बच्चों की तरह बिहेव कर रहा है, इसके दिमाग हिल गया हुआ है। घर वाले रात सारी उसके साथ बैठे रहे, उसको समझाते रहे। सुबह तक, जब सुबह हुई है, सूरज निकला, उसका दिमाग बिल्कुल पागल हो गया। ना उसको बोलने की तमीज़, ना खाने का होश, ना पीने का होश। चाचा से भी बात हो गई, चाचा को तो पता ही नहीं था। चाचा आगे पूछने की क्या हुआ इस बेचारे को। जब रिश्तेदारों को पता लगा भी इसको दिमाग इसका उलट गया है, वो लोग पहुंचे इसका पता करने के लिए क्या हुआ है, तो चाचा को बताया कि ये हुआ है। चाचा को ये नहीं बताया कि उसने रात ये कहानी सुनाई है कि आपने इसको मारा, ये किया है। तो चाचा बेचारा परेशान कि क्या हुआ इसको। तो तब घर वालों को समझ लग गई कि चाचा को तो पता ही नहीं है, जिसको अब्बा कहता है, इसका मतलब इसको पड़ गई हैं, इसको जिन्नात लड़ गए हैं। जब मुझे सारी कहानी सुना चुके कि जो उस दिन से ये फिर पागल है, इसी कमरे में ही रहता है, बातें करता रहता है और इसका दिमाग उलट चुका है। मैंने कहा जी वो जो चाचा उसने देखा था ना, वो चाचा नहीं था, मासूम सा बंदा। उसने इसको काले जादू के लफ्ज़ बताए थे। लफ्ज़ भी उसने घर वालों को बताया था कि मैं ये पढ़ता था। उसने इसे काला करवाया है और इस बेचारे को पता ही नहीं था क्या करना होता है क्या नहीं। ये बैठ गया, वो तो मासूम सा बंदा है। जिन्नात ने बहुत बड़ी नरमी दिखाई है, इसको मारा नहीं है, वरना जान से मार देते इसको, आंख निकाल देते, बाजू तोड़ देते, टांग तोड़ देते, गर्दन मरोड़ देते। इसकी खुशकिस्मती है कि इन्होंने इसको छोड़ दिया, सिर्फ जूते मारे हैं, इसको पागल कर दिया, वरना इसको मार देते। ये बहुत खौफनाक पड़ रहा था। जिन्नात को तो पता होता है सामने बैठा बंदा को डराना कैसे है, इसको वर्गलाना कैसे। जिन्नात को तो ये क्लियर पता होता है जो सामने बंदा बैठा ना, इस बात से ये डर जाएगा। उन्होंने सिर्फ चाचे का रूप धारा है, चाचे का रूप धार के सामने आए हैं, कोई इस तरह डराया, ये समझे शायद चाचा आ गया और चाचा मुझे मारने लगा है। ये डर के उठ के भागा, इसने दायरा कड़ा तोड़ा है, उन्होंने पकड़ लिया। इतनी ही बात होती है, दायरा कड़ा तोड़ना होता है पकड़ लेते हैं। इसने दायरा कड़ा तोड़ लिया, उन्होंने पकड़ा और उसको मारते मारते घर तक ले आए। दुआ करें ये बच गया है। इसका दिमाग उलट चुका है। अब इसके अंदर हाजिरी तो होती है लेकिन दिमागी तौर पे ये पागल हो चुका है। मैं हाजिरी करा भी लूंगा, जिन चले भी जाएंगे, लेकिन इसका दिमाग नॉर्मल नहीं होगा, मेंटल हो गया ये। लेकिन मैं फिर भी अपनी कोशिश ज़रूर करूंगा, क्योंकि अब यहाँ पे बात लीक ना हो जाए, उनको दुख ना पहुँचे, तो मैं इसको मुख्तसर करता हूँ कि फिर मैंने वहाँ पे पढ़ाई की, उसके अंदर हाजिरी करवाई, और ये मैं पूरा किस्सा आपको सुना दूंगा। आज नहीं, पहले मैं इजाज़त ले लूँ, या अभी नहीं, मेरा दिल मान रहा। पूरा एक किस्सा है, ये एक लंबी कहानी है भी। मैंने क्या हाज़िरी की, मुझे उनसे क्या बातें पता लगी, क्या हुआ क्या नहीं, वो सारा मैंने सुना। बल्कि इसको एक पार्ट के लिए रख लेता हूँ मैं, आगे इसको मैं बचा के लिए रख लेता हूँ कि वो जो हाज़िरी हुई, क्या किया मैंने, क्या किया, एक और पार्ट में इंशाल्लाह आपको ये तफसील से मैं सुना दूँगा। तो आज ये कहानी इसलिए सुनाई है कि बहुत ज़्यादा लोग, मैंने एक वजीफ़ा भी बताया है जिन्नात से मिलने का, ख़जाने की तलाश का भी मेरे पास एक वजीफ़ा है, मैं सिखा दूंगा, लेकिन उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज़्यादा होते हैं। जिन्नात से मिलने के लिए मैंने अभी आप देख चुके होंगे आप लोग, या अभी देखेंगे, एक वीडियो बनाई है कि जिसमें जिन्नात से आप दोस्ती कर सकते हैं, जिन्नात से मिल सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी मैंने कहा आप मुझसे रब्ता कर लें, जिन्नात आ जाएंगे इसी टाइम पीरियड के अंदर, आपके पास जिन्नात आ जाएंगे जो मैंने बताया है। लेकिन जब आ जाएँ तो आप फ़ौरन मुझसे रब्ता ज़रूर कर लें, मैं आपको गाइड करूँगा आगे आप क्या करें।
ताकि आपको पता होने। उसका तरीका ये है, मुझसे मिसालें लोग कहते हैं ना जी राब्ता आपसे कैसे करें, आपसे तो राब्ता नहीं हो सकता, फौरी तौर पर वीडियो कॉल बुक कर लें, मैं अगले दिन अवेलेबल हूँ, फ़ौरन आपका मेरा राब्ता हो जाएगा। वीडियो कॉल 25 मिनट के लिए बुक कर लेना, तो 25 मिनट के लिए जैसे बुक होगी तो मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा आपको, लेकिन तरीका वही, आपको कॉल बुक करनी पड़ेगी। कॉल बुक करें मुझसे, राब्ते में मैं आपको सारी तफसील से समझा दूंगा क्या करना क्या नहीं। तो ये थी आज की कहानी। तरस आ गया मुझे उस बंदे से। वेल आगे भी इसको सुनाऊंगा आपको, इंशाल्लाह ज़रूर सुनाऊंगा। तो यहीं पे आज इसको ख़त्म करता हूँ। तो आप लोग भी अपनी कहानियाँ मुझे सेंड कीजिए, आपकी कहानी को भी हॉरर स्टोरी का हिस्सा बनाऊंगा। मेरा व्हाट्सअप का नंबर जिस पे आपने अपनी हॉरर स्टोरी मुझे भेजनी है, +9292 पाकिस्तान का कोड है, जमा का निशान पहले लगता है, 3136655500। इसको उर्दू में बोलेंगे जमा 923136655500। इस तरह भी पढ़ सकते हैं, +9231665500। कहानी आप व्हाट्सएप पे लिख के भी भेज सकते हैं, लंबा सा वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं, लेकिन आपने उसमें एक्सप्लेन ज़रूर करना है आपका नाम क्या है, शहर का नाम क्या है, किस इलाके की कहानी है, और ये भी आगे मेंशन कर देना है कि मैंने नाम फर्जी बताने हैं या रियल बताने हैं। जब आप कहानी को सेंड कर दें, चाहे वो लिखी हुई हो या वॉइस मैसेज हो, तो आखिरी लफ्ज़ आपने लिखना है स्टोरी, STORY, स्टोरी। अगर आप स्टोरी लिखना भूल जाएंगे तो आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकेगी। आज की हॉरर स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।